बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपने जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर करीब किसी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपने एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। जैसा कि लास्ट टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आज हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कैसे वेरी करता है। आपके पास फोर्स के लिए भी एक्सप्रेशन है, फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए भी एक एक्सप्रेशन मौजूद है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वाकई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है या आर पावर क्यूब है या फिर आर पावर 1 है, तो किस लिहाज से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा होता है। थोड़ी सी लेंथी इसके अंदर डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को आपने स्टेप वाइज समझना है तो आप इजीली जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है पेपर के अंदर, इस वजह से इसके अंदर जो है 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसकी जब डेरिवेशन करेंगे तो उस डेरिवेशन के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है, इस वजह से 5 या 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको टेस्ट के अंदर या पेपर के अंदर सेट किया जाता है। तो हम सबसे पहले जो है वो कंसीडर कर लेते हैं बेटा जी, जैसे कि देखें कि हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने सोर्स चार्ज का नाम दिया है और ये जो सोर्स चार्ज है दैट इज़ चार्ज क्यू। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और वो डिस्टेंस कितना हो सकता है, वो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है। रीज़न इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली वेरी करती है आर स्क्वायर के साथ। जब तक आप आर की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो हम इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमिन करना होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है वो पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ पॉइंट बी। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर इसकी फील्ड है। तो जब आप किसी दूसरे चार्ज को इस चार्ज के करीब लेकर आएंगे तो फिर आपको उस चार्ज के ऊपर वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा और उस वर्क के स्टोर होने की वजह से आपके पास इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। तो हम इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में ज़रा देखिएगा कि हमने किस तरीके से जो टोटल पाथ है उसको स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया है। अब सपोज़ कर लें, यहाँ से आपने फोकस जो है वो अपना स्टार्ट करना है। हम सपोज़ कर रहे हैं कि अगर आपने पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करना है तो ये वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज को, हम एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे पॉइंट ए से। यहाँ से हम इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाना शुरू करेंगे। सपोज़ ये आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट ए के ऊपर आपने क्या प्लेस किया है, पॉइंट ए के ऊपर आपने एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया। अब आपने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आना है। तो आप जानते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए आपको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ जो ये टेस्ट चार्ज है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम वर्क डन कहते हैं। तो आप जानते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। पॉइंट बी तक लाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए आपको जितना भी वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वो सब का सब वर्क किस फॉर्म में अपीयर होगा, वो वर्क अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज फाइंड करेंगे, यानी कि वर्क डन की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की होगी उस वैल्यू को जब आप चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आ जाएगा। यानी कि हमने पहले क्या फाइंड करना है, हमने पहले जो क्वांटिटी डिटरमिन करनी है वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को जब आप चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी उस वर्क डन के, जो वर्क डन परफॉर्म किया जाएगा चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए। तो आप याद रखिए कि हमने कैलकुलेशन किस लिए करनी है, हमने कैलकुलेशन करनी है वर्क डन के लिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आपने वर्क डन को कन्वर्ट किस में कर देना है, पोटेंशियल एनर्जी में। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, उस पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करना है। तो ये आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो हम यहाँ से इसकी जो है वो डेरिवेशन उसको स्टार्ट करते हैं।
अब देखें कि प्रॉब्लम क्या है। हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू सिंगल चार्ज। एक चार्ज की वजह से आपने उसकी सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि इसके सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर जो आपको फील्ड मिलेगी वो फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगी, वो फील्ड असल में वेरिएबल फील्ड है। और वेरिएबल फील्ड के अंदर आपको जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा उस वर्क के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करते हुए आपके पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। आपके पास फोर्स की वैल्यू जो वो कंटिन्यूसली क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि चार्ज से अवे मूव करते हुए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वीक होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर मैं पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को डिटरमिन करूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को डिटरमिन करूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरी कर रही है तो फिर फोर्स भी वेरी कर रही होगी। F इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। अगर E वेरी कर रहा है तो फिर फोर्स भी वेरी कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक इस चार्ज को लाने के लिए मैं इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरी कर रही है। जैसे ही आप A से पॉइंट B की तरफ आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रही होगी और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो भी आपको इंक्रीजिंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया? हमने वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस पूरे पाथ को हमने n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे कि देखिएगा, आप लोगों ने इसी तरह का एक टॉपिक पढ़ा था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या करते थे? फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो आपसे कहा गया था कि आपने एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंदर से ग्रेविटी के बाहर तक लेकर जाना है। तो ग्रेविटी के अंदर से ग्रेविटी के बाहर तक ले जाने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही थी। तो जब आप वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, आपके पास फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। जबकि वर्क का जो फार्मूला है W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाई D, उसके अंदर हम F कौन सा यूज़ करते हैं? उसके अंदर जो आप F यूज़ करते हैं वो F बेसिकली कांस्टेंट फोर्स होती है। तो आपको फिर क्या करना पड़ा? आपको उस पूरे पाथ को विद इन द ग्रेविटी टू आउट ऑफ द ग्रेविटी, आपको उस पूरे पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करना पड़ा था। यानी कि ये इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए जिसमें हम एक वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ आ रहे होते हैं या स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है? उसके अंदर आपको टोटल पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करना पड़ता है। और वो नंबर ऑफ इंटरवल्स इतने स्मॉल होने चाहिए कि एक स्मॉल इंटरवल के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या रहे? कांस्टेंट। जब फोर्स की वैल्यू को आपने कांस्टेंट कर दिया तो अब आप उस इंटरवल के अंदर W इज इक्वल्स टू F डॉट D अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का ये वाला फार्मूला जो है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए है। और आपको फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए आपको इंटरवल की लेंथ क्या करनी पड़ती है? इंटरवल की लेंथ जो है वो बहुत स्मॉल करनी पड़ती है। ये इंटरवल इतना स्मॉल होना चाहिए कि इस इंटरवल के अंदर फोर्स की वैल्यू वेरी ना कर रही हो, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहे। तो आप उस इंटरवल के अंदर वर्क कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे नेक्स्ट इंटरवल के अंदर वर्क कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे नेक्स्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो आपने A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक जितने भी आपने इंटरवल सेलेक्ट किए उन तमाम इंटरवल्स के अंदर आपने वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इंटरवल बहुत स्मॉल होना चाहिए। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स n नंबर ऑफ इंटरवल्स बना देते हैं। n नंबर ऑफ इंटरवल्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे उतना ही इंटरवल की लेंथ स्मॉल होती जाएगी। और इंटरवल की लेंथ के स्मॉल होने की वजह से आपके पास उस इंटरवल के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होगी वह अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी? कांस्टेंट होगी। राइट बेटा जी? तो हमने ये वाला मेथड जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट करना है। अब ज़रा देखिए कि इस चार्ज के, ये जो चार्ज Q है, इस चार्ज के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर इसकी जो फील्ड एग्जिस्ट करती है, हमने उस फील्ड की वैल्यू लिख ली E इज़ इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगी और उसके साथ जो R यूनिट वेक्टर है वो आपको डायरेक्शन के बारे में बता देगा। उससे नेक्स्ट हमने क्या करना है? उससे नेक्स्ट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमने चार्ज को पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक मूव करवाना है और पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने के लिए जितना भी वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा
वो सारा का सारा वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसको जब आप चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वो वर्क विद कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए ए से बी तक। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रही, कंटिन्यूसली आपको फोर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा जैसे जैसे आप इस चार्ज के करीब आ रहे हैं। तो हमने पूरे पाथ को क्या किया, ए से बी तक इस पूरे पाथ को हमने n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हमने पहले चार्ज को मूव करवाना है पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक, फिर हमने चार्ज को मूव करवाना है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, 2 से 3 एंड अप टू सो ऑन टू nth, और फिर उसके बाद n से पॉइंट बी तक मूव करवाना है। ये इंटरवल्स इतने शॉर्ट हैं कि इन शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तब हम वर्क डन वाला जो फार्मूला है एफ डॉट डी वो अप्लाई कर सकेंगे। डिस्टेंसेस देख लें, इस चार्ज के सेंटर से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने आर ए से रिप्रेजेंट कर दिया। इस चार्ज के सेंटर से फर्स्ट जो पॉइंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने पॉइंट A से लेकर पॉइंट 1 तक इस एलिमेंट को कंसीडर किया, पाथ एलिमेंट को, और इस पाथ एलिमेंट के अंदर हमने वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ज़रा देखिएगा कि हमारे पास होल पाथ इज़ डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हमने इसको इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर जो वो डिवाइड कर दिया है सच दैट E इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हैं कि उन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू भी वेरी नहीं कर पाती। यानी कि अगर फोर्स को हमने कांस्टेंट कर दिया अप्रॉक्सीमेटली तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। सो डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एफ डॉट डेल्टा आर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप गौर करें तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 1 तक जो डिस्प्लेसमेंट बनती है वो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हम आर ए में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम आर ए में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाता है, डेल्टा आर, और डेल्टा आर को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। डेल्टा आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप ए से 1 की तरफ मूव करें, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि फोर्स कौन सी है, फोर्स वो है जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लिखा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरी जो अप्लाइड फोर्स है वो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि मैंने इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए मूव करवाना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर रखते हुए आपने इस चार्ज को मूव करवाना है, तो हर पॉइंट पर आपकी जो अप्लाइड फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी अप्लाइड फोर्स की जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्लेस कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बी से ए की तरफ अप्लाई हो रही है और आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो चार्ज को मूव करवा रही है ए से बी की तरफ। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ऑपोजिट। तो F इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाई E, लेकिन उसके साथ साइन कौन सा, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये हमारी अप्लाइड फोर्स है जो कि E के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो B से A की तरफ है, आपकी अप्लाइड फोर्स A से B की तरफ है। डॉट डेल्टा आर डॉट प्रोडक्ट है, वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो जब आपने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास जो डेल्टा आर है और E है, इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो भी कितना है, डेल्टा आर देखें तो A से 1 की तरफ है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 1 से A की तरफ है। इस वजह से इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा Q मल्टीप्लाई बाई E डेल्टा आर कॉज ऑफ 180 डिग्री। अब कॉज ऑफ 180 डिग्री जो है ये भी नेगेटिव 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव 1 नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू प्लस QE इंटू डेल्टा आर। ये वो वर्क डन है जो कि हमने कैलकुलेट किया कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर 1 तक। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू लेता हूँ और यहाँ पर प्लेस करता हूँ Q इंटू E, E की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। और डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी, डेल्टा आर की वैल्यू थी RA माइनस R1, तो हमने यहाँ पर RA माइनस R1 ये प्लेस कर दिया। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वर्क डन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम पॉइंट A से पॉइंट 1 तक कैलकुलेट करें, लेकिन हमारे पास जो डेल्टा आर है
वो तो a और 1 की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर r² मौजूद है, तो इसको भी किस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए? इसको भी कन्वर्ट होना चाहिए पॉइंट a और पॉइंट 1 की फॉर्म में। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है? इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड ये है कि हम सपोज करें, जैसा कि हमने कहा कि हमने इस पूरे पाथ को स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया था, तो a से लेकर 1 तक जो एलिमेंट है ये बहुत ही स्मॉल है। अगर ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि r1 और ra अगर ये बहुत क्लोज हैं तो इन दोनों डिस्टेंसेस की जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है स्टैट्स के साथ रिलेट करता है। आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये दोनों इक्वल होती हैं किस वक्त? व्हेन 2 पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हम कहते हैं कि हमारे पास r1 प्लस ra डिवाइडेड बाई 2, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें तो आपको क्या पता चलेगा? आपको a पॉइंट और 1 पॉइंट इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। जबकि दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है? r से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि r को ra और r1 इन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो व्हाट इज़ r इज इक्वल्स टू r1 प्लस ra डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन को इस तरीके से लिखा जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r1 इंटू ra, यानी कि जो 2 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं 1 और a, उनकी अरिथमेटिक मीन ऐसे फाइंड करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब ये जो है r1 प्लस ra डिवाइडेड बाई 2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर पे एक और पॉइंट को, और वो सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? वो सेंट्रल पॉइंट है हमारे पास दैट इज़ r। तो हमने r1 प्लस ra डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि देखें मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये है हमारे पास यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है, और सेंटर से लेकर a तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि इन दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है वो बेसिकली 4 ही तो होगा। तो हमने इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड की, तो हमारे पास आंसर r के इक्वल आ गया। सो r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r1 इंटू ra, और जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने से r² इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, r1 इंटू ra। तो वो r² जो कि इस एक्सप्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था, हमने उस r² को भी किस में कन्वर्ट कर दिया? r1 और ra की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास जो पूरा एक्सप्रेशन है वो असल में पॉइंट a और पॉइंट 1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, वर्क डन पॉइंट a से लेकर पॉइंट 1 तक, पॉइंट a से लेकर पॉइंट 1 तक जो हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की है वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r1 ra, जो r² था उसकी जगह पर हमने ये वैल्यू प्लेस कर दी, और उसके साथ ra माइनस r1, इस तरीके से आप ये लिख देंगे। उसके बाद देखें कि ये वाला जो फैक्टर यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसको आप इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, यानी कि डिस्टेंसेस जितने भी हैं उन तमाम डिस्टेंसेस को आप एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख दें, ra माइनस r1 डिवाइडेड बाई r1 ra, और ये वाली जो टर्म है इस टर्म को आप यहाँ से डिवाइड कर दें, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो ra को डिवाइड करेंगे r1 ra के साथ, ra डिवाइडेड बाई r1 ra, यहाँ से आप देखें तो ra जो है वो ra के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से r1 डिवाइडेड बाय r1 ra, तो r1 जो है वो r1 के साथ कैंसल आउट हो जाता है, राइट। अगर हम ये देखना चाहें कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से डिवीजन वाला जो हमारे पास साइन है, क्या हम इसको यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 2 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लें और आपको दोबारा से ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हम इस टर्म को इस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या रह गया? r1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रह गया? ra। अब ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि आपको बताता है कि आपने जब चार्ज को पॉइंट a से पॉइंट 1 तक मूव करवाया तो आपके पास टोटल वर्क डन कितना आया। वो टोटल वर्क डन था डेल्टा W इज इक्वल्स टू q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप k भी लिख सकते हैं, 1/r1 माइनस 1/ra, 1/r1 माइनस 1/ra। ज़रा गौर करें, जब आप मूव करवा रहे थे a से लेकर 1 पॉइंट तक तो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंसेस किस फॉर्म में आ गए? r1 और ra। इसी तरीके से अब हम जब एक
इंटरवल के अलॉन्ग वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें बार बार ये सारा मेथड अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 तक क्या करेंगे, 1 से 2 तक हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू होगी उसमें ये वाला जो फैक्टर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा R2 और RA की जगह पर क्या आ जाएगा R1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो A से 1 तक आते हुए 1 और A, 1 से 2 तक जाते हुए 2 और 1, 2 से 3 तक जाते हुए 3 और 2, इस तरीके से आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो हमने उसको एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद हमने लास्ट स्टेप जो है वो लिख दिया, लास्ट वर्क डन लिख दिया। लास्ट वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, लास्ट वर्क डन होगा पॉइंट N से लेकर पॉइंट B तक। तो जब हम पॉइंट N से पॉइंट B तक लिखेंगे तो पॉइंट B का डिस्टेंस RB और पॉइंट N का जो डिस्टेंस है वो RN से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप ऊपर वाली जितनी भी इक्वेशंस आपके पास आई हैं, वर्क डन 1 से वर्क डन A से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक एंड अप टू सो ऑन टू N से लेकर B तक, ये जितनी भी इक्वेशंस आई थी इन तमाम इक्वेशंस को ऐड कर लें। तो ऐड करने के बाद आपके पास टोटल वर्क की वैल्यू आ जाएगी। आपको ये स्मॉल स्टेप्स के अंदर क्यों डिवाइड करना पड़ा, इस वजह से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी और आपने कांस्टेंट फोर्स वाला फार्मूला अप्लाई करना था। जब आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास A से लेकर B तक का टोटल वर्क डन आ जाएगा। आपने यहाँ से मूव करवाना शुरू किया और आप यहाँ तक लेकर आए। अब ऐसे समझ लें जैसे कि वो पॉइंट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज जो कि यहाँ पर मौजूद था, चार्ज Q, वो कहाँ पर पहुँच चुका है, वो इस पॉइंट पर पहुँच चुका है, पॉइंट B पर। ठीक है, आपने इसके ऊपर जितना भी वर्क परफॉर्म किया है वो सब का सब वर्क इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा A से लेकर B तक। तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RA। अब आप यहाँ पर जब आप सारी इक्वेशंस को ऐड करें, एक और चीज़ यहाँ पर देखें कि हमारे पास लास्ट पे सिर्फ ये वाली 2 टर्म्स बाकी रह जाएंगी, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। रीज़न यहाँ पर ज़रा गौर करें तो जब A से लेकर 1 तक लेकर जा रहे थे तो 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RA, जब आप 1 से 2 तक लेकर गए हैं 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1, तो जब आप सब इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ऐड करते हुए ये जो माइनस 1 ओवर R1 है ये प्लस 1 ओवर R1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो आपको प्लस 1 ओवर R2 नज़र आ रहा है ये इससे नेक्स्ट टर्म के अंदर माइनस 1 ओवर R2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बीच वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा फर्स्ट टर्म के अंदर माइनस 1 ओवर RA और लास्ट टर्म के अंदर प्लस 1 ओवर RB। ये जो माइनस 1 ओवर RN है ये इससे पहले वाली टर्म के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सिर्फ ये 2 टर्म्स बाकी रह जाएंगी। तो जो पॉजिटिव था उसको हमने पहले लिख लिया और जो नेगेटिव था उसको हमने बाद में लिख लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A असल में इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर मौजूद है। ये इनफाइनाइट पॉइंट है और इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर कोई वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता। RA इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब आप यहाँ पर RA की जगह पर इन्फिनिटी प्लेस कर देंगे, अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी प्लेस कर देते हैं तो 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन कंप्लीट क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास सिर्फ 1 ओवर RB वाला फैक्टर जो है वो बाकी रह गया। तो देखिए इक्वेशन क्या बनी, वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RB डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो इक्वल किसके होता है, A से लेकर B तक जितना भी वर्क परफॉर्म किया गया वो किस फॉर्म में अपीयर हुआ, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं कि सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर पॉइंट B बाकी रह गया है, डिस्टेंस RB बाकी रह गया है। तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइजेशन किस तरीके से, मैं सपोज करता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट B है ये बेसिकली पॉइंट B नहीं है, जबकि ये कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस R है। तो मैंने डिनोमिनेटर के अंदर B को रिमूव कर दिया, मैंने वहाँ पर सिर्फ क्या लिख दिया, R पॉइंट लिख दिया। अगर पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर आते हैं तो आपको पॉइंट B वाली टर्म डिनोमिनेटर में नज़र आ रही होगी। अगर आप A से लेकर N तक आते हैं तो आपको nth टर्म Rn डिनोमिनेटर के अंदर नज़र आ रहा होगा। A से लेकर 3 तक आते हैं तो आपको डिनोमिनेटर के अंदर R3 नज़र आ रहा होगा। तो आप इसको जनरलाइज कर दें, हम A से लेकर एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आए जिस पॉइंट का डिस्टेंस R था,
तो हमने डिनोमिनेटर के अंदर B3A1 ये लिखने के बजाय हमने डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया, R लिख दिया। दिस इज़ जनरलाइजेशन। उसके बाद देखें, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, आपने लास्ट पे क्या करना है, आपने उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर देना है। ये जो वर्क डन है, वर्क डन इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अभी तक आपको ये वाला जो चार्ज नज़र आ रहा था स्मॉल क्यू, वो स्मॉल क्यू इस क्यू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी टर्म क्या रह जाएगी, बाकी टर्म रह जाएगी 1/4πε0, जिसको हम k लिख सकते हैं, इनटू q डिवाइडेड बाय r। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन रह जाता है वो एक्सप्रेशन है kq डिवाइडेड बाय r। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है दैट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज q एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बाकी क्वांटिटीज़ की तरह जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो r² के लिहाज से वेरी नहीं करता, सिर्फ r⁻1 के लिहाज से वेरी करता है। तो होप आप लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इसमें आपने जो है वो मैथमेटिकल पॉइंट्स जो है, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको आपने 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तब आप इजीली इसको जो है वो लिख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।